हेलो स्टूडेंट, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के चैप्टर में अब तक हम ग्रोथ और डेवलपमेंट की बातें बता चुके हैं। प्लांट ग्रोथ क्या है, वृद्धि के बाद विभेदन, डिफरेंशिएशन और फिर डेवलपमेंट किसको कहते हैं, ये सारी बातें हमने आगे के लेक्चर्स में पढ़ी। अंत में हमने कहा था कि वृद्धि और विभेदन और विकास जो भी है ये आंतरिक और बाहरी कारकों से प्रभावित होता है। फिर मैंने आंतरिक कारक की बात करी कि आंतरिक कारक में एक तो होते हैं आनुवंशिक कारक जो कोशिका के अंदर होते हैं, और एक होते हैं हमारे हार्मोन पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, यानी कि पौधों के हार्मोन जो कि अंतरकोशिकीय स्थानों पर मिलते हैं। ठीक है, ये आंतरिक कारक है। तो पहले हम आंतरिक कारकों में ही पीजीआर पर बात करेंगे। एनसीईआरटी आनुवंशिक कारकों पर इस चैप्टर में कुछ नहीं कहती, वो जेनेटिक में वैसे भी आता है। ठीक है, तो यहाँ हम पीजीआर की बात करेंगे आज हम कि ये एक आंतरिक कारक है जो हमारे वृद्धि, विकास और कई कार्यों को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, पीजीआर शॉर्ट में कहते हैं इनको। हिंदी में पादप वृद्धि नियंत्रक कह सकते हैं, नियामक कह सकते हैं। ठीक है, अब आखिर ये वृद्धि हार्मोन क्या है? हार्मोन शब्द हम नॉर्मली जंतुओं में सुनते हैं, और जंतुओं में आपने हार्मोन पढ़ा ही होगा, तो उसमें बताया जाता है कि ये विशिष्ट रासायनिक पदार्थ हैं जो किसी ग्रंथि से, किसी जगह से स्रावित होते हैं, निकलते हैं। ठीक है, और ग्रंथि से निकलने के बाद आमतौर पर ये जहां ये संश्लेषित होते हैं वहां से दूर जाकर अपना प्रभाव दिखाते हैं। बहुत कम मात्रा में बनते हैं, अपने संश्लेषण के स्थान से दूर जाकर प्रभाव दिखाते हैं, और ये बिल्कुल निर्धारित समय, निर्धारित जगह पर बनते हैं और जीव की वृद्धि विकास में सहायक होते हैं। पौधों के हार्मोन भी बिल्कुल उसी तरह से हैं। ठीक है, पौधों के हार्मोन ये भी है कि जहां वो बनते हैं वहां भी अपना काम कर सकते हैं और दूर जाके भी काम कर सकते हैं। तो हार्मोन की आधारभूत परिभाषा यही है। हम यहाँ पर हार्मोन की बजाय कई बार वृद्धि नियामक ज्यादा कहते हैं, ग्रोथ रेगुलेटर, मतलब वृद्धि को नियंत्रित करने वाले कारक। परिभाषा देखें अगर हम, तो पादप वृद्धि नियंत्रक पीजीआर जिसको हम कह रहे हैं, ये विविध रासायनिक अपघटकों के सरल कार्बनिक यौगिक हैं, बिल्कुल सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो अलग अलग प्रकार के रासायनिक संगठन के होते हैं। विविध रासायनिक अपघटक मतलब अलग अलग प्रकार के रासायनिक घटक हैं इसमें, और उसके सरल कार्बनिक पदार्थ हैं जो कि अल्प मात्रा में आवश्यक हो, बहुत कम मात्रा में बनते हैं और कम मात्रा में ही इनकी जरूरत है। हार्मोन हमेशा बहुत कम मात्रा में बनता है, जैसे कि जंतुओं में हार्मोन जंतुओं में जो काम हार्मोन का है वही पौधों में पीजीआर का है, यानी कि वृद्धि नियंत्रक का, तो इनको भी हार्मोन ही कह देते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार के रासायनिक संगठन वाले सरल कार्बनिक पदार्थ हैं जो बहुत कम मात्रा में बनते हैं और हार्मोन की तरह कार्य करते हैं, जैसे जंतुओं में हार्मोन काम करता है उसी तरह से। ठीक है, पीजीआर पौधों में विभिन्न कार्यकीय प्रक्रियाओं को प्रभावित करते हैं। ये जो है, क्योंकि मैंने कहा ये हार्मोन की तरह है, तो ये अलग अलग कई प्रकार की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, कई प्रकार के हमारे कार्यकीय प्रक्रियाओं को प्रभावित करते हैं, जिसमें ये वृद्धि को प्रेरित करते हैं। वृद्धि में प्रेरण, रूपांतरण, संदमन मतलब वृद्धि बढ़ाते भी हैं, कई चीजें रूपांतरण में काम आते हैं। इवन संदमन में भी कई काम ऐसे होते हैं जहाँ नकारात्मक रूप से संदमन का भी काम करना पड़ता है, तो ये उसमें भी काम आते हैं। ठीक है, अतः इन्हें हम पादप वृद्धि पदार्थ या प्लांट ग्रोथ सब्सटेंस कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? वृद्धि सब्सटेंस, ग्रोथ सब्सटेंस कहा जाता है, या प्लांट हार्मोन कहते हैं, फाइटो हार्मोन, कई सारे नाम। इनको आप प्लांट हार्मोन कह सकते हो, फाइटो हार्मोन, पादप हार्मोन, ग्रोथ सब्सटेंस, पीजीआर, ग्रोथ रेगुलेटर, भांति भांति के नाम हैं। कुल मिलाकर जो काम जंतुओं में हार्मोन कर रहा है वैसा ही काम ये कर रहे हैं, इसलिए इनको पौधों के हार्मोन, प्लांट हार्मोन सामान्य भाषा में कह देते हैं, वृद्धि नियंत्रक भी कह देते हैं, ग्रोथ रेगुलेटर। ठीक है, पादप हार्मोन जो पौधों में न्यूट्रिएंट, पोषक, देखो हार्मोन क्या होता है? पोषक तत्वों के अतिरिक्त बनने वाला केमिकल है, पोषक तत्वों में नहीं आता। ये खा नहीं रहे, हम खुद बना रहे, और इसीलिए इनको कहा जाता है कि पोषक तत्वों के अतिरिक्त वह रसायन है जो एक या एक से अधिक कार्यकीय क्रियाओं को अपने संश्लेषण के स्थान पर या वहां से दूर स्थान पर नियंत्रित करता है। समझ में आई बात? ग्रोथ रेगुलेटर या हार्मोन कोई पोषक पदार्थ, पोषक तत्व नहीं है, पोषक तत्वों के अतिरिक्त बनने वाले केमिकल हैं जो हमारे पौधों की एक या एक से अधिक कार्यकीय प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, जहां बनते हैं वहां या वहां से दूर इन कार्यों को प्रभावित करते हैं। ठीक है, मैंने हार्मोन की आपको परिभाषा और मतलब समझाने की कोशिश की है। ठीक है, तो ये कुछ केमिकल हैं जो संश्लेषण के स्थान पर या वहां से दूर और कई प्रकार के कार्यों को, उपकारी की प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं।
बहुत कम मात्रा में बनते हैं, बड़े विशिष्ट रासायनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, इनको हम हार्मोन कहेंगे। ठीक है, पौधों के हार्मोन को हम दो समूहों में बांट सकते हैं। अब हम जरा इनके कार्यों के आधार पर बांटने का प्रयास करें। तो कुछ हार्मोन हमने देखे ऐसे हैं जो धनात्मक कार्य करते हैं, पॉजिटिव रोल है। कुछ होते हैं जो थोड़े नकारात्मक कार्य करते हैं, वो भी जरूरी। हर बार चीजों को बढ़ाना ही बढ़ाना नहीं होता, कई बार नियंत्रण भी जरूरी है। इसलिए पीजीआर के हम अगर प्रकार की बात करें तो अपने कार्यों के आधार पर इन पीजीआर को दो समूहों में हम बांट सकते हैं। एक होते हैं पादप वृद्धि प्रवर्धक और एक होते हैं वृद्धि संदमक मतलब ग्रोथ प्रमोटर और ग्रोथ रेगुलेटर या इनहिबिटर। जो प्रवर्धक होते हैं ये प्रमोटर हैं। ठीक है, ये वह रासायनिक पदार्थ है जो वृद्धि प्रेरक क्रियाएं, वृद्धि को बढ़ाने वाली क्रियाएं, जैसे कि कोशिका विभाजन, कोशिका दीर्घीकरण, वृद्धि, पुष्पन, फलन, बीज निर्माण, इनमें काम आते हैं। ऐसा कोई भी हार्मोन या रसायन जो वृद्धि को बढ़ा रहा हो, कोशिका विभाजन बढ़ा रहा हो, दीर्घीकरण बढ़ा रहा हो, पुष्प बढ़ा रहा हो, फल बना रहा हो, बीज बना रहा हो, मतलब निर्माणकारी कार्य, वृद्धि के ये कार्य हैं, इनमें अगर ये सम्मिलित हो रहे हैं तो इनको हम वृद्धि प्रवर्धक कहते हैं। जैसे कि इनमें आपको तीन नाम ध्यान रखने हैं, ऑक्सिन, जिबरेलिन एवं साइटोकाइनिन। पौधों में ये तीन हार्मोन हैं जो ग्रोथ प्रमोटर्स में आते हैं। ये हमेशा कार्य पॉजिटिव काम करते हैं, कोशिका डिवीजन प्रेरित कर रहे हैं, दीर्घीकरण, वृद्धि करा रहे हैं, पुष्प बना रहे हैं, फल बना रहे हैं, बीज बना रहे हैं, ये सारे काम। लेकिन कुछ होते हैं जो वृद्धि संदमक होते हैं, ये इनहिबिटर होते हैं। संदमक है, ये रोकने का काम, नकारात्मक कार्य है। ठीक है, ये वह रासायनिक पदार्थ है जो वृद्धि संदमक क्रियाएं, जहां वृद्धि रुकती हो ऐसी संदमक क्रिया जैसे प्रसुप्तावस्था, विलगन में सम्मिलित होते हैं। प्रसुप्तावस्था जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं डोरमेंसी, हमारे बीज में डोरमेंसी होती है, बीज प्रसुप्ता, और इसीलिए बीज जो है एक निर्धारित समय तक सुप्त अवस्था में रहता है, वो तुरंत उगता ही नहीं, तुरंत जर्मिनेट नहीं होता, और ये प्रक्रिया जरूरी भी होती है। तो बीज प्रसुप्ता बढ़ा रहे हैं ताकि बीज थोड़ा रखा जा सके। या फिर विलगन, विलगन कहते हैं पौधों के विभिन्न भागों का पौधों से टूट कर गिरना, अंग्रेजी में इसको कहते हैं एब्सिशन। अब पौधों की पत्तियां पुरानी हो गई, फल पक गया है, तो फल का गिरना, पत्तियों का टूट के गिरना, पौधों के भागों का अपने पौधे से अलग होकर गिरना, इसको क्या कहते हैं, विलगन। आगे बात करेंगे और भी। और प्रसुप्त अवस्था एक तरह की सुप्त अवस्था है जिसमें कोई वृद्धि नहीं हो रही है, और बीज है, कलिकाएं हैं, इनमें ये चीज पाई जाती है, ये सुप्त अवस्था के रूप में निष्क्रिय रहती है। और इसमें जो मुख्य हार्मोन है वो है ABA। ABA को कहते हैं एब्सिसिक एसिड। हर हार्मोन को डिटेल से हम पढ़ेंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं। ठीक है, तो मैंने तीन हार्मोन तो बताए जो ग्रोथ प्रमोटर हैं, प्रवर्धक हैं, जिसमें ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन। एक हार्मोन मैंने बताया जो क्या है, संदमक की तरह काम करता है, ABA यानी कि एब्सिसिक एसिड। देखो सारे प्रमोट करने लग जाएंगे तो कोई कम करने वाला भी तो चाहिए, तो ये कम करने वाला ABA हार्मोन है जो ग्रोथ संदमक की तरह, इनहिबिटर की तरह काम आएगा। और एक हार्मोन जो कि गैसीय हार्मोन भी है, इथाइलिन, ये दोनों समूहों में रखा जा सकता है। इथाइलिन के कुछ कार्य वृद्धि प्रवर्धक की तरह हैं तो कुछ संदमक की तरह हैं, इसलिए इसको हम अलग से लिखते हैं कि गैसीय फाइटो हार्मोन इथाइलिन है, जो हार्मोन्स के दोनों समूह में किसी में भी रखा जा सकता है। वैसे मुख्य तौर पर यह वृद्धि क्रियाओं का एक संदमक है। इथाइलिन दोनों काम करता है, प्रवर्धक और संदमक दोनों में रखा जा सकता है, लेकिन कोई पूछे ज्यादा क्या करता है तो ज्यादा वो संदमक की तरह है। ठीक है, लेकिन ये कुछ कार्य प्रवर्धक के भी करता है। तो कुल मिलाकर पौधों के मैंने आपको 5 हार्मोन बता दिए, 2 समूह बताए। 5 हार्मोन कौन से हो गए, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन, फिर इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड। इसमें से ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन पूरी तरह से प्रवर्धक में आएंगे, एब्सिसिक एसिड संदमक में आएगा, और इथाइलिन दोनों में जा सकता है लेकिन संदमक वो थोड़ा ज्यादा रहेगा। इस तरह से हमें पौधों के ये 5 हार्मोन पढ़ने हैं। समझ में आई बात। अब हम हर हार्मोन में एनसीईआरटी से ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। हार्मोन क्या है, कैसे उसकी खोज हुई है, थोड़ा बहुत इसके और दूसरी छोटी छोटी चीजें, और मुख्य रूप से ये क्या काम करता है, फिजियोलॉजिकल कार्य क्या है, हम इसका क्या उपयोग कर सकते हैं, इस तरह की बातें। आमतौर पर हम चीजें वही लेंगे जो एनसीईआरटी ने लिख रखी, क्योंकि पूछी भी वही जाती है। तो हम इसमें सबसे पहला हार्मोन जो शुरू करेंगे वो कौन सा रहेगा, ऑक्सिन। तो ये हार्मोन के 2 समूह हमें ध्यान रखने हैं,
और अब हम पहला हार्मोन शुरू करते हैं, ऑक्सीन। सबसे पहले यही खोजा गया था। ऑक्सीन हार्मोन ग्रीक के एक शब्द ऑक्सीन से लिया गया है जिसका अर्थ होता है टू ग्रो। ऑक्सीन ग्रीक का शब्द है जिसका अर्थ होता है वृद्धि करना। क्योंकि यह हार्मोन वृद्धि प्रेरित करता है इसलिए इसका नाम ऑक्सीन रखा गया। ऑक्सीन की खोज में बड़ा लंबा समय लगा और इसी के साथ हमें पहली बार समझ में आया कि पौधों में भी हार्मोन होते हैं। और तो और सीधे तौर पर तो पौधों में से इसको बहुत बाद में निकाला गया, दूसरे अप्रत्यक्ष तरीके से पता चला है। मैं यहाँ पर 2-3 वैज्ञानिकों का कार्य बता रहा हूँ जिन्होंने ऑक्सीजन की खोज में मदद की, जिसमें सबसे पहला आता है चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन। चार्ल्स डार्विन तो आप सभी जानते ही हो। चार्ल्स डार्विन, फ्रांसिस डार्विन, इन्होंने कैनेरी ग्रास में काम किया। कैनेरी एक प्रकार की घास है जिसका वनस्पतिक नाम है फैलेरिस कैनेरियसिस। तो कैनेरी घास में क्या भी प्रांकुर चोल, इसमें उन्होंने अध्ययन किया। होता क्या है देखो, जब बीज का अंकुरण होता है, ये चीज आपको मॉर्फोलॉजी में पढ़ाई जाती है। बीज जब अंकुरित होता है तो एक तरफ बनता है प्रांकुर, एक तरफ बनता है मूलांकुर। प्रांकुर से परोतंत्र यानी कि तना पत्तियां ये बनेंगे, मूलांकुर से मूल बनेगी, जड़ बनता है। तो प्रांकुर चोल जो है कोलियोप्टाइल कहते हैं। मैंने आपको बताया भी था कि प्रांकुर के चारों तरफ एक आवरण होता, कई बार उसको प्रांकुर चोल कहते हैं, कोलियोप्टाइल। ठीक है, ऐसे मूलांकुर के चारों तरफ भी एक चोल होते जो से मूलांकुर चोल कहते हैं, कोलियोराइजा। तो यहाँ जो बात ही रही है वो घास क्या होता है, एक बीजपत्री, और एक बीजपत्री पौधों के अंदर ही प्रांकुर और मूलांकुर के ऊपर आवरण होता है। अब इसके लिए मॉर्फोलॉजी में जो बीज पढ़ाया जाता है वहां देखिएगा। तो जो प्रांकुर चोल है, मतलब प्रांकुर और उसके ऊपर का आवरण, अध्ययन उस पर किया गया। इन्होंने देखा कि हम कैनेरी घास का जो प्रांकुर लेते हैं, प्रांकुर चोल कोलियोप्टाइल, उस पर जब हम लाइट डालते हैं, एक तरफ से जब लाइट गिराई जाती है, तो उन्होंने देखा कि वो प्रांकुर चोल कुछ देर में लाइट की तरफ मुड़ जाता है और एक वक्र गति, लाइट की तरफ जारी प्रकाशानुवर्ती गति करके मुड़ जाता है। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, ये क्या कर रहा है? जैसे उसको लाइट देते हैं तो जिधर से लाइट दे रहे हैं उधर मुड़ जाता है। तो उन्होंने अंदाजा लगाया कि कुछ तो हो रहा है यहाँ। अच्छा, उन्होंने क्या करा, उस चोल का ऊपर का शीर्ष काट दिया। अब लाइट गिरी, काट के जब लाइट गिराई तो वो मुड़ता नहीं, वो सीधा का सीधा रहता, लाइट की तरफ झुकता नहीं। मतलब वो जो शीर्ष अगर रहता है तो वो लाइट की तरफ झुक जाता है, अन्यथा नहीं झुकता है। ये चीज उन्होंने देखी कैनेरी घास के प्रांकुर चोल में पहले वृद्धि हार्मोन की उपस्थिति बताई। देखो उन्होंने क्या देखा भैया, उन्होंने प्रांकुर चोल की वक्रता पर प्रकाश के प्रभाव का अध्ययन किया कि प्रांकुर चोल प्रकाश की तरफ क्यों झुक जाता है, इस चीज का उन्होंने अध्ययन किया। डार्विन ने बताया कि कैनेरी घास के प्रांकुर चोल प्रकाश की ओर मुड़ जाते हैं, अतः यह प्रकाशानुवर्ती गति प्रदर्शित करता है। तरह तरह के प्रयोग किए ना, आप एनसीईआरटी में पढ़ोगे, डायग्राम भी दिया है कि पहले उन्होंने प्रांकुर चोल पे लाइट दी, लाइट की तरफ झुक गया, फिर उन्होंने शीर्ष को ढक दिया किसी से, ढकने के बाद भी लाइट दी। तो अब वो डिपेंड करता है किस चीज से ढका है, वो मुड़ भी सकता है, नहीं भी मुड़ता है, और काट दिया जाता है, नहीं मुड़ता है। इस तरह के कुछ प्रयोग करें तब इन्होंने देखी। इसको हम डायग्राम से दर्शा सकते हैं। जैसे ये प्रांकुर चोल है छोटा सा, इस पर लाइट गिरा रहे हैं तो देखो लाइट की तरफ ये झुक गया, लेकिन जब इसको इन्होंने काट दिया, ये ब्लेड बना रखी, ब्लेड से काट दिया, ये कटा हुआ है, अब इस पे लाइट दे रहे हैं तो किसी तरह का कोई, यहाँ पर आप देखो किसी तरह का कोई झुकाव नहीं दिख रहा। यहाँ इन्होंने, डार्विन ने देखा कि इसका मतलब इस शीर्ष में कुछ तो बन रहा है। इस पूरे चीज से उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला कि जब हम इसको लाइट देते हैं तो इसके शीर्ष में कोई केमिकल, कोई रसायन बनता है, और जैसे लाइट देते हैं तो वो नीचे की तरफ आता है और प्रकाश से दूर भागता है। तो अगर आप इधर से लाइट दे रहे हो, देखो लाइट इधर दे रहे हैं, तो वो पदार्थ प्रकाश से दूर थोड़ा नीचे आकर के इधर जमा, शीर्ष में बना और नीचे की तरफ आया, यहाँ जमा हो गया, और यहाँ जमा, जिन कोशिकाओं में जमा हुआ उन कोशिकाओं में दीर्घीकरण हो गया, कोशिकाओं की वृद्धि करा दी उसने। अब देखो इधर की कोशिकाएं जब बढ़ी, इधर की नहीं बढ़ी, तो अपने आप ये यूं झुक जाएगा। ये झुका कैसे? झुकने का मतलब ये हुआ कि इस साइड की कोशिकाओं की वृद्धि हुई, ये दीर्घीकरण किया, इधर वाली का नहीं किया, तो इधर का दीर्घीकरण हुआ तो पूरा का पूरा यूं झुक गया। मतलब इन्होंने कहा कि प्रकाश देने पर यहाँ शीर्ष में कोई पदार्थ बनता है,
जैसे हमने प्रकाश दिया तो वो पदार्थ शीर्ष से नीचे आता है और प्रकाश से दूर वाली साइड पर जाकर के इकट्ठा हो जाता है। इसकी वजह से कोशिकाओं में दीर्घीकरण हुआ और ये यूं कहीं झुक गया। जब हमने शीर्ष काट दिया तो वो पदार्थ जो शीर्ष में था वो नीचे आया ही नहीं, तो इसलिए कोई झुकाव हुआ ही नहीं। इस तरह से डार्विन ने ये पहली बार हमें ये बताया कि कुछ तो यहाँ पर बनता है, संभवतः वो वृद्धि हार्मोन हो सकता है जो इस तरह की प्रांकुर चोल की गति को नियंत्रित कर रहा है। अब देखिए इसके बाद के आगे के वैज्ञानिकों ने क्या करा। आगे आते हैं नाम बॉयसन एंड चेनसन का। इन्होंने लिया एवेना सटाइवा का प्रांकुर चोल। ये सभी घास हैं, वो पहले उन्होंने कैनेरी घास ली थी, ये एवेना सटाइवा का प्रांकुर चोल भी घास ही भी, ठीक है। इन्होंने प्रयोग के पश्चात बताया कि यदि प्रांकुर चोल को काट दिया जाए तो प्रकाशानुवर्ती गति नष्ट हो जाती। वो तो डार्विन ने भी बताया था। इन्होंने भी कहा कि इन्होंने एवेना का कोलियोप्टाइल लिया और कहा कि इसको अगर मैं काट देता हूँ और फिर लाइट देते हैं कोई गति नहीं होती, प्रकाशानुवर्ती गति सुग्राहिता खत्म हो जाती। लेकिन उन्होंने पाया कि यदि कटे हुए हिस्से को दोबारा रख देता हूं, अब ध्यान देना, पहले उन्होंने एवेना का कोलियोप्टाइल लिया, लाइट गिराई तो वो झुक गया लाइट की तरफ। अब उन्होंने शीर्ष काटा, फिर लाइट दी तो वो नहीं झुका। 2 बार समझ में आ गई। तीसरी बार में क्या किया, वो जो शीर्ष कटा हुआ था उसको वापस रख दिया, कटे हुए शीर्ष को वापस रखा और फिर लाइट दी तो फिर झुक गया। इसका मतलब जो काम है वो शीर्ष में हो रहा है, ठीक है। कटे हुए को भी वापस रख देते हैं और लाइट दे रहे हैं तो झुक गया। अब इन्होंने एक मजेदार बात और करी। अपने अगले प्रयोग में उन्होंने क्या किया, शीर्ष काटा, कटे हुए शीर्ष को दोबारा रखा, लेकिन इस बार पूरा का पूरा फिट नहीं किया, थोड़ा सा तिरछा, मतलब आधा इस पर रखा, आधा बाहर निकाल दिया, टेढ़ा रख दिया, थोड़ा बाहर निकलता हुआ, थोड़ा इस पर। तो उन्होंने देखा कि जब वो ऐसा रखते हैं तो बिना लाइट दिए भी प्रांकुर चोल झुक गया। ये बड़ी खास बात दिखी, ठीक है। यही चीज उन्होंने देखी कि यदि काटे हुए को प्रांकुर चोल शीर्ष को जिलेटिन ब्लॉक या उसके बिना भी लगा देते हैं तो सुग्राहिता पुनः लौट आती। मतलब उन्होंने काटा, अच्छा काटने के बाद जब दोबारा रखा तो एक तो डायरेक्ट रख दिया तो झुक रहा है वो। अब उन्होंने काटने के बाद एक जिलेटिन होता अगार जैसा, जिलेटिन रख करके फिर रखा तो भी झुक गया लाइट में। इसका मतलब जो पदार्थ शीर्ष में बन रहा वो जिलेटिन से भी होता हुआ नीचे आ गया। और अगर उसको तिरछा रखते हैं तो बिना लाइट के भी झुक जा रहा है। और एक और चीज उन्होंने करी, एक माइका प्लेट रखी उन्होंने, शीर्ष से काटा नहीं, उसमें बीच में से घुसा दी। माइका प्लेट अब्रक होता है। तो अब उन्होंने लाइट दी तो नहीं झुका। अब देखो इनको मैं डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूं। देखो ये देखिए, ये जैसे एवेना का कोलियोप्टाइल है, इस उन्होंने शीर्ष काटा तो देखो ये शीर्ष कटा हुआ है। अब कटे हुए शीर्ष को वापस रख दिया और लाइट दी तो देखो ये झुक गया। कटे हुए शीर्ष काट के पुनः वापस रख दिया तो ये झुक गया लाइट देने पर, ठीक है। शीर्ष काट करके इसके बीच में देखो जिलेटिन का एक पैड, ये जिलेटिन रख दिया इसमें, इसको तो डायरेक्ट वैसे रख दिया था, इसमें जिलेटिन रख करके लाइट दी तो भी ये झुक गया, इसमें वृद्धि हो रही। मतलब अगर शीर्ष को काट दिया जाए तो क्या होता है, वृद्धि गति नहीं होती। शीर्ष को काट के पुनः रख दें, या तो ऐसा कैसे रख दें या एक जिलेटिन के पैड को बीच में फंसा के भी रख दें तो भी ये लाइट में गति कर जाता है। इसका मतलब कोई पदार्थ जो शीर्ष में बन रहा है लाइट देने पर वो नीचे उतरता है। अगर जिलेटिन रख दो तो जिलेटिन से भी निकल जाता है, इसीलिए तो गति हो रही, क्योंकि ये नीचे गया और वहां इकट्ठा हुआ और वहां की कोशिकाएं फूली, तभी तो ये झुका। गति कैसे हुई ये समझना है, ओके। अब इन्होंने क्या करा कि इन्होंने इसके बीच में माइका की ये प्लेट फंसा दी, माइका की प्लेट फंसा दी और लाइट दिया तो किसी तरह की कोई गति नहीं हुई। इसका मतलब जो पदार्थ शीर्ष में बन रहा था वो जिलेटिन से तो निकल गया लेकिन माइका प्लेट से नहीं निकल पाया, और जब वो नीचे नहीं गया तो मूवमेंट हो गई नहीं। तो बॉयसन एंड जेनसन ने बस बहुत सारी बातें बताई, एवेना कोलियोप्टाइल पर उन्होंने काम किया। उनका निष्कर्ष क्या रहा, वक्रीकरण कराने वाला हार्मोन अगार या जिलेटिन प्लेट को पार करने में सक्षम है। देखो यहां से निकल गया लेकिन माइका प्लेट को पार नहीं कर पाता है। तो डार्विन ने तो इतना बताया था कि शीर्ष में लाइट गिराते हैं तो शीर्ष लाइट की तरफ गति करके झुक जाता है,
काट देते हैं तो नहीं जाता है। तब उन्होंने अंदाजा लगाया कि कोई पदार्थ शीर्ष में बना है जो लाइट देने पर लाइट से दूर भागा और नीचे आकर के इकट्ठा हुआ। जहां इकट्ठा हुआ वहां की कोशिकाएं थोड़ी बढ़ गई, वृद्धि हुई, जिससे कि ये जो प्रांकुर था ये झुक गया, गति हो गई। ये था डार्विन का काम। अब आते बॉयसन जेनसन। उन्होंने क्या करा, एवेना का कोलियोप्टाइल लिया और पहले देखा, लाइट डाली, झुक गया। शीर्ष को काट दिया, नहीं झुका। शीर्ष का कटा हुआ हिस्सा वापस लगा दिया और लाइट दी तो झुक गया, मतलब गति हुई। शीर्ष का हिस्सा वापस लगाया लेकिन बीच में जिलेटिन फंसा दिया, अगार, तो लाइट दी, तब बीच में गति हो गई, कोई दिक्कत नहीं आता। लेकिन जब उन्होंने कहा कि इसके बीच में अगर मैं अगार की जगह माइका प्लेट लगा देता हूं तो फिर इसमें गति नहीं होती, मतलब वो पदार्थ जो नीचे आ रहा है अगार और जिलेटिन से तो नीचे उतर जाता है लेकिन माइका प्लेट से नीचे नहीं जाता, इसलिए इसकी वृद्धि या गति नहीं होती। ये चीजें बॉयसन जेनसन ने बताई। अब इसके बाद आते हैं तीसरे वैज्ञानिक और वो आते हैं एफ.डब्ल्यू. वेंट। तीन ही वैज्ञानिकों का काम ध्यान रखना आपने, डार्विन हो गया, बॉयसन जेनसन और वेंट की बात करेंगे। एफ.डब्ल्यू. वेंट ने सर्वप्रथम एवेना सटाइवा के प्रांकुर चोल शीर्ष से एक पदार्थ को पृथक किया और उसे ऑक्सिन नाम दिया। ऑक्सिन नाम या यूं कहें इसका पहली बार पृथक्करण वेंट ने किया। इन्होंने नाम दिया ऑक्सिन और एवेना के शीर्ष में से उन्होंने उस पदार्थ को अलग किया। उन्होंने प्रांकुर चोर के शीर्ष को काटकर अगार के घनाकार टुकड़ों पर रख दिया। अब देखो इन्होंने क्या किया, बॉयसन जेनसन ने क्या कहा था, शीर्ष काटा और जब वापस लगाए बीच में अगार या जिलेटिन लगा दिया, तब भी गति हो रही है। अब इन्होंने क्या किया, एवेना का शीर्ष काटा, शीर्ष को काट करके क्या कर दिया, इसको रख दिया किस पर, शीर्ष को अगार वाले ब्लॉक पे रख दिया। अगार वाले ब्लॉक पे रखा और देखा गया घनाकार टुकड़ों पे रख दिया। अब इन्होंने क्या किया, अगार के एक खंड को उस कटे हुए ठूंठ पर रख दिया। अब देखो क्या हो रहा था, पहले वाले वो क्या कर रहे थे, वो केवल शीर्ष काट के वापस उसी पर रख दे रहे थे या अगार लगा के रख देते। इन्होंने तो अगार का वो शीर्ष रखा ही नहीं। इन्होंने क्या किया, शीर्ष काटा और उसको काट करके घनाकार टुकड़ों पे रख दिया अगार पर। अब वो शीर्ष हटा करके वो जो अगार का टुकड़ा था वो ले जाके रख दिया। अगार के टुकड़े को रखने पर भी और लाइट दी तो देखा गया कि ये तो झुक गया। इसका मतलब जो चीज उस शीर्ष में बनी थी वो किस में आ गई, अगार में। समझे क्या हुआ, एवेना का शीर्ष काटा, शीर्ष काट के अगार के एक छोटे से ब्लॉक पे रख दिया, थोड़ी देर रखा रहने दिया, फिर शीर्ष हटा लिया, अगार का वो ब्लॉक उठा करके वो जो कटा हुआ ठूंठ था उसके ऊपर रख दिया और लाइट दी तो वो झुक गया। इसका मतलब जो काम शीर्ष कर रहा था वो अगार का ब्लॉक कर रहा है, मतलब जो पदार्थ शीर्ष में था वो अब किस में आ गया, उस अगार के उस ब्लॉक में आ गया, इसीलिए वो झुका पा रहा है इसको। अब उन्होंने क्या किया, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात बताई थी वो इन्होंने की। अब इन्होंने क्या किया, अगार के उस ब्लॉक को थोड़ा सा टेढ़ा रख दिया और टेढ़ा रखा तो खास बात क्या हुई, बिना लाइट दिए झुक गया। तब उन्होंने ये चीज कही, देखो इन्होंने कहा कि ठोठ पर उत्केंद्रीय स्थिति मतलब टेढ़ा रखा तो देखा गया कि 2 घंटे तक अंधेरे में रखने पर उन्होंने देखा कि चोल में अगार खंड के विपरीत दिशा में वक्रता प्रदर्शित करता, मतलब वो गति प्रदर्शित करता झुक जाता है। इसमें लाइट देने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। उन्होंने, अब देखो इस चीज को जरा डायग्राम से समझ लो तो ये देखो, ये काटा शीर्ष यहाँ से और ये अगार का ब्लॉक है, इस पर रख दिया इन्होंने इसको। अब इस अगार के ब्लॉक को उठा करके इन्होंने इस कटे हुए प्रांकुर चोल पर रख दिया, लाइट दी तो देखो ये झुक गया। ठीक है, तो इसका मतलब इसके अंदर गति हो रही है, तो इसका मतलब इसके अंदर कोई पदार्थ है जो नीचे आया और उसकी वजह से गति हो गई। जो चीज पहले यहाँ शीर्ष में होती थी अब वो किस में, अगार ब्लॉक में। पहली बार वेंट ने शीर्ष में बनने वाले पदार्थ को किस में इकट्ठा कर लिया, अगार में। अब एक और काम क्या किया उन्होंने, अगार को देखो अभी तो अपन ने पूरा ऐसा इसके ऊपर रखा, अब यहाँ इन्होंने आधा रखा तिरछा, ये आधा रखा बाहर और आधा इस पर रखा। अब इससे क्या हुआ, बिना लाइट दिए झुकाव हो गया। कैसे, जब इन्होंने पूरा रखा था तो वो पदार्थ जो है पूरा नीचे उतर रहा था, आपने इधर से लाइट दी तो वो सारा का सारा लाइट से दूर यहाँ इकट्ठा हुआ और यहाँ की कोशिकाएं बढ़ गई तो ये झुक गया। अब हुआ क्या है, यहाँ आपने रखा है इसको तिरछा है तो केवल इस हिस्से में तो ये पदार्थ नीचे उतरा, इधर तो है ही नहीं। यहाँ ये पदार्थ इकट्ठा हुआ है, यहाँ की कोशिकाएं फूली तो ये यूं झुक गया। देखो इसके अंदर ऐसी गति हो गई। बिना लाइट दिए भी गति हो सकती है।
अगर इसको आपने देखो आधा ही रखा है तो आधे हिस्से में वो पदार्थ नीचे आया और यहीं की कोशिकाएं वृद्धि करती थी, यूं झुक जाता है। लाइट देते हो तो लाइट से दूर भाग जाता है, इसलिए वो लाइट की तरफ झुक जाता है। तो इन्होंने बताया कि जब हम लाइट देते हैं तो ये पदार्थ लाइट से दूर है। देखिए ये शीर्ष है, ये लाइट दी तो लाइट से दूर विपरीत हिस्से में 57% ऑक्सीजन इधर इकट्ठा होता है। मैंने कहा ना लाइट से दूर इकट्ठा होता है, कितना, करीब 57%, और इसीलिए यहाँ वृद्धि ज्यादा होती है, ये झुक जाता है। 27% ऑक्सीजन फिर भी लाइट की तरफ रह जाता है, ठीक है। बाकी बचा हुआ जो 18% है वो नष्ट हो जाता है, लाइट से ऑक्सीकरण हो जाता है। ये सब बातें उन्होंने बताई, जो इन्होंने एक निष्कर्ष दिया। उन्होंने ये भी बताया कि ऑक्सीजन की सांद्रता अप्रकाशित क्षेत्र में 57%, प्रकाशित क्षेत्र में 27% और करीब 16%, 18 नहीं 16% जो है ऑक्सीकृत हो जाता है, ठीक है। ये चीज उन्होंने निष्कर्ष निकाली कि 57%, 27% और बाकी जो है वो नष्ट हो जाता है। इन तीनों वैज्ञानिकों के प्रयोग ने एक चीज साबित करी कि अगर प्रांकुर चोल को एक तरफ से लाइट दी जाएगी तो ऑक्सीजन का वितरण असमान हो जाता है। देखिए ऑक्सीजन यहाँ शीर्ष में बना और ये नीचे आता है, इधर आपने लाइट दे दी तो ये लाइट से दूर वाले हिस्से में ज्यादा इकट्ठा होगा 57%, इधर वाले हिस्से में कम रह गया, क्योंकि आप एक तरफ से लाइट दे रहे। अगर आप सभी तरफ से लाइट देने लग जाओ ऐसे, तो क्या होगा, सब तरफ से अगर लाइट दी तो ये पूरा का पूरा नीचे उतरेगा ऐसे, तो सारा बराबर इकट्ठा हुआ। यहां की कोशिकाएं वृद्धि करेगी तो तना लंबाई में बढ़ेगा। तो सामान्य प्राकृतिक अवस्था में पौधे सीधे क्यों बढ़ते हैं, क्योंकि लाइट सब तरफ से गिर रही है। ये तो प्रयोग है जिसमें अपन ने एक तरफ से गिरा दी। वैसे भी देखो प्रकृति में अगर किसी पौधे को एक तरफ से लाइट मिलती तो आप देखो लाइट की तरफ झुक जाता है, गमला लगा दो कैसे ही कर लो आपको दिख जाएगा। अगर पौधे में सब तरफ से लाइट गिरेगी तो ये ऑक्सीजन नीचे आकर के इकट्ठा होगा सारे में, सारी कोशिकाएं वृद्धि करेंगी और ये पौधा तना लंबा बढ़ जाएगा। एक तरफ लाइट दोगे तो झुक जाएगा। ये गति है प्रकाश के आधार पर। इसका मतलब यहाँ शीर्ष में कोई हार्मोन बना है जिसका नाम रखा गया ऑक्सीजन, और ये लाइट से थोड़ा दूर आकर के कोशिका को दीर्घीकरण करता है, वृद्धि कराता है, जिससे कि तने की लंबाई बढ़ जाती है। इस तरह से पहला हार्मोन खोजा गया। समझ में आ गई बात। डार्विन का प्रयोग, बॉयसन जेनसन का और एफडब्ल्यू वेंट का, तीनों का आपको ध्यान रखना है। नाउ थोड़ा बहुत ऑक्सीजन के बारे में छोटी छोटी 2-4 बातें और ध्यान रख लो। सबसे पहले तो इसका पृथक्करण। तो ऑक्सीजन को सर्वप्रथम कोगल और स्मिथ नामक वैज्ञानिक ने पृथक किया, लेकिन मजे की बात देखो, ये पौधों से पृथक नहीं हो पाया। मानव मूत्र से ऑक्सीजन जैसा पदार्थ निकाला गया। मतलब कोगल और स्मिथ ने ये कुछ काम और कर रहे थे, बट इन्होंने देखा कि मानव के मूत्र में एक ऐसा कंपाउंड मिलता है जिसका प्रभाव ऑक्सीजन जैसा ही है, जैसा कि ये तीन वैज्ञानिक कर रहे थे। ऑक्सीजन जैसा ही प्रभाव प्रेरित करने वाला एक पदार्थ मानव मूत्र से प्राप्त किया गया, ठीक है। और इस तरह से पहली बार पौधों से न प्राप्त करके मानव मूत्र से ऑक्सीजन जैसा पदार्थ निकाला गया। बाद में तो खैर पौधों से भी मिल गया है। एक्चुअली ये जो मानव मूत्र से जो पदार्थ मिला था, इसका रासायनिक नेचर और पौधों के ऑक्सीजन का नेचर एक जैसा है, इसलिए ये भी ऑक्सीजन जैसे ही काम करता है। बाकी मानव में ऑक्सीजन नहीं बनता, ऑक्सीजन जैसा मिलता जुलता पदार्थ है, ठीक है। किससे बनता है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि पौधों में ऑक्सीजन का निर्माण किससे होता है, इसका पूर्व पदार्थ कौन है, प्रिकर्सर। तो ध्यान रखना ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड, बस इतना सा आता है। ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड ऑक्सीजन निर्माण के लिए चाहिए, और ऑक्सीजन निर्माण में जिंक हार्मोन जरूरी होता है। बस दो चीजें डायरेक्ट पूछी जाती है, ऑक्सीजन के निर्माण में जिंक चाहिए, ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड चाहिए। बस अपने को ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, ठीक है। पहली बार पृथक्करण कोगल और स्मिथ ने मानव मूत्र से किया था, मिलता जुलता पदार्थ मिला था ऑक्सीजन के जैसा। नाउ संश्लेषण कहाँ होता है, पौधों में कहाँ संश्लेषित होता है। तो अभी हम प्रांकुर चोल की बात कर रहे थे, तने एवं मूल शीर्ष में। तने का शीर्ष प्रांकुर चोल और मूलांकुर चोल, ये शीर्ष पर बनता है और फिर नीचे आता है, शीर्ष से नीचे की तरफ आता है, ठीक है। इसीलिए इसका परिवहन ध्रुवीय होता है। ध्रुवीय हो गया ना, शीर्ष में बन रहा है, ऊपर वाले शीर्ष में, नीचे वाले शीर्ष में, और फिर ये नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। तो ध्रुवीय होता है और आधारीय होता है, मतलब शीर्ष में बन के आधार की तरफ चलता है। तो इसका परिवहन कोशिका से कोशिका होता है। जो मृदुतक कोशिकाएं, पैरेन्काइमा कोशिकाएं होती हैं, एक कोशिका से दूसरे कोशिका, ये संवहन उत्तकों से नहीं जाता,
जाइलम फ्लोएम से नहीं जा रहा है, कोशिका से कोशिका चलता जाएगा, शीर्ष में बनेगा और ये आधार की तरफ चलेगा, इसलिए ध्रुवीय और आधारीय इसका परिवहन होता है। तो 2-3 छोटी छोटी बातें हैं जो हमने पूछी जा सकती। अब इसके बाद ऑक्सीजन के स्वरूप पर आ जाए तो ऑक्सीजन के 2 रूप होते हैं, एक तो होता है नेचुरल ऑक्सीजन, प्राकृतिक ऑक्सीजन। ये बाद में पता चले, पहले तो मानव मूत्र से निकाला गया था, बाद में ये भी मिले। नेचुरल ऑक्सीजन में सबसे मेन है IAA इंडोल एसिटिक एसिड, ठीक है, और एक होता है IBA इंडोल ब्यूटायरिक एसिड। ये नेचुरल ऑक्सीजन है जो पौधों के अंदर मिलते हैं। सिंथेटिक ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन जैसा ही प्रभाव दर्शाते हैं, संश्लेषित कृत्रिम NAA नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, 2,4-D 2,4,5-T 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड एंड 2,4,5 ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। 2,4 अपने को शॉर्ट में ध्यान रखो तो 2,4-D 2,4,5-T, वो डाइक्लोरो ये ट्राइक्लोरो है, ठीक है। और NAA नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, ये सिंथेटिक हार्मोन है, ये ध्यान रखना। सिंथेटिक हार्मोन के ये पदार्थ बहुत कम मात्रा में है तब तक हार्मोन की तरह काम करेंगे, लाभदायक है। अन्यथा 2,4-D और 2,4,5-T का जब मात्रा ज्यादा होगी तो ये पौधों के लिए हानिकारक है, पौधों की मृत्यु तो कर देता है, इसीलिए तो इसको खरपतवार नाशी के रूप में काम में लेते, आगे बताऊंगा मैं, ठीक है। नेचुरल ऑक्सीजन का उदाहरण और सिंथेटिक ऑक्सीजन का उदाहरण ध्यान रखना है। IAA IBA नेचुरल ऑक्सीजन है, नाम ही आता डायरेक्ट। सिंथेटिक ऑक्सीजन NAA 2,4-D 2,4,5-T। अब आते हैं ऑक्सीजन के कामों पर कि ऑक्सीजन पौधों में करता क्या है। तो टू द पॉइंट जो NCERT ने काम बताए बस अपने को वो ध्यान रखने हैं, ठीक है। ऑक्सीजन के कार्य की प्रभाव और उसका उपयोग क्या किया जा सकता है। सबसे पहला काम, बिल्कुल मेन चीजें लिखी, कोशिकीय दीर्घीकरण। मैंने कहा ना वो कोशिका में नीचे आया, कोशिकाओं को फैला दिया उसने, दीर्घीकरण इलोंगेशन। तो कोशिकीय दीर्घीकरण को प्रेरित करता है और पौधों में अंगों के निर्माण यानी कि मॉर्फोजेनेसिस में भी भूमिका निभाता है। विभिन्न प्रकार के जो अंग बन रहे हैं, तना, पत्तियां, पुष्प, फल, पौधों के अंग जनन ऑर्गेनोजेनेसिस, मॉर्फोजेनेसिस के अंदर काम आता है और कोशिका दीर्घीकरण में। देखो इसकी क्रियाविधि पे नहीं जाना है, ये कहाँ कहाँ क्या क्या काम करता है बस डायरेक्ट वो याद रखना, सीधे क्वेश्चन आएंगे। तो लिस्ट बनाकर मैंने मेनली वही लिखे जो NCERT के अंदर लिखे हुए हैं, ठीक है। दूसरा है एपिकल डोमिनेंस, शिखाग्र प्रधान्यता। ये बड़ी अच्छी चीज है। आप देखिए पौधे हमेशा, आप देखो जब नॉर्मली जब उगते हैं तो पौधा लंबाई में ज्यादा बढ़ता है, सीधा सीधा निकलता है, जड़ भी नीचे जा रही, पौधे लंबे ज्यादा होते हैं। और हम कहते हैं साहब शीर्ष पर एक विभजोतक होता है जो लगातार वृद्धि करता है, इसलिए लंबाई बढ़ती है। एक्चुअली वहां पर एक होती शीर्ष कलिका, एपिकल बड, शीर्षस्थ कलिका, और फिर नीचे और बड होती है जिसको क्या बोलते हैं, कक्षस्थ कलिका, पार्श्व कलिका है। तो पौधों में ये देखा गया कि शीर्ष कलिका हमेशा डोमिनेट करती है, प्रभावी देती है। और जब तक शीर्ष कलिका है तो साइड वाली जो कलिकाएं हैं, पार्श्व वाली, वो ज्यादा वृद्धि नहीं करती और इसलिए पौधे में शाखाएं कम निकलती है और वो सीधा बढ़ता है तना। इसी को हम एपिकल डोमिनेंस कहते हैं। इसके अंदर वह घटना जिसमें शीर्ष कलिका पार्श्व कलिकाओं पर प्रभावी, और इसीलिए शीर्ष कलिका ज्यादा काम करती, पौधा लंबाई में बढ़ता है, पार्श्व कलिकाएं कम काम करती, थोड़ी बहुत शाखाएं निकलती। लेकिन ये देखा गया, इसको तो हम शिखाग्र प्रधान्यता कहेंगे। लेकिन यदि हम पौधा जब छोटा हो उसी समय इसका शीर्ष काट दें तो शीर्ष कलिका हटा दी, अब दोबारा शीर्ष कलिका नहीं बनेगी, वो तो एक ही होती। अगर शीर्ष कलिका काट दो तो फिर जो पार्श्व कलिका अब उनको वृद्धि करने का मौका मिलता है, क्योंकि अब इनके ऊपर प्रभावी कोई है ही नहीं। शीर्ष कलिका हटाने के बाद पौधा लंबाई में कम बढ़ता है, शाखाएं ज्यादा निकलती हैं। इसीलिए गार्डन वगैरह में हम क्या करते हैं कि अगर लंबा ना करके हमें हेज बनानी हो, जैसे गार्डन में होता है ना, बड़ी बड़ी ऐसे बाड़ जैसी लगी रहती है, बॉर्डर बनाया जाता है, वो हेज होता है। उसमें बस वो छोटा होता है तभी शीर्ष काट देते हैं। शीर्ष काटने के बाद वो हेज की तरह ब्रांचेस बहुत निकलेगी, शाखाएं, और वो वही का वही झुंड होगा। तो गार्डन में हेज बनाने में और उसका घनत्व बढ़ाने में शीर्ष कलिका को हटाना पड़ता है। अब आप देखिए यही फायदा है चाय के बागानों में, चाय पत्तियों से मिलती है। अगर शीर्ष कलिका होगी तो पौधा तो लंबा हो जाएगा, पत्तियां कम, शाखाएं कम निकलेगी और लंबाई बढ़ती रहेगी। आपने को तो पत्तियां ज्यादा चाहिए, तो जितनी ज्यादा शाखाएं होंगी उतनी पत्तियां मिलेंगी। तो हम क्या करते हैं, चाय के पौधे में शीर्ष काट देते हैं
तो अब वो लंबाई में न बढ़ करके शाखाएं निकलती है और खूब सारी पत्तियां होती हैं। तो जितने चाय के बागान होते हैं उनमें हम ये शीर्ष कलिकाएं काट करके उसका हेज बनाते हैं ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा पत्तियां मिले टी प्लांटेशन में। इसका एनसीईआरटी ने भी जिक्र किया, आपसे भी पूछा जाए। मेन बात यह आती है कि आखिर शीर्ष कलिका प्रभावी किसकी वजह से है। तो मैंने आपको बताया कि शीर्ष में कौन बन रहा है, ऑक्सीन, और इस ऑक्सीन की वजह से शीर्ष कलिका तो प्रभावी रहेगी, वो बढ़ती है, और पार्श्व कलिकाओं को ये संदमित करता है। ठीक है, तो एपिकल डोमिनेंस कौन बढ़ा रहा है, ये एपिकल डोमिनेंस को प्रेरित करता है ऑक्सीन। ठीक है, देखो शीर्ष कलिका को हटाकर बगीचे में हेज का घनत्व बढ़ा सकते, जो मैंने अभी आपको बताया। यह प्रक्रिया चाय के बागानों में उपयोग की जाती है। यह बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता रहता है। हेज बनाने के लिए क्या करते हैं, तो शीर्ष कलिका हटा देते हैं ताकि एपिकल डोमिनेंस न रहे। पौधों में एपिकल डोमिनेंस प्रधानता किसकी वजह से आती है, ऑक्सीन की वजह से आती है। तो ऑक्सीन पौधों में एपिकल डोमिनेंस प्रेरित करता है, लंबाई में बढ़ाता है उसको, शाखाएं कम, ध्यान रखना। और कलिका हटा दोगे तब बनेगी। अगला मूल आरंभन, रूट इनिशिएशन। ऑक्सीन का एक और कार्य, ऑक्सीन हमेशा जड़ों के निर्माण को प्रेरित करता है। आपने देखा होगा कई पौधे जैसे गुलाब वगैरह हैं, तने की एक कलम काट ली और उसको लगा देते हैं और कलम से चल जाता कायिक प्रजनन। लेकिन अगर उस तने की कटिंग को, कलम को ऑक्सीन के विलयन में डुबा करके फिर लगा दें तो वो जल्दी वृद्धि करता है, क्योंकि उस कलम के नीचे के हिस्से पर ऑक्सीन क्या करता है, जड़ का निर्माण करता है। तो जल्दी जड़ें बनेगी, पौधा जल्दी चलेगा। ठीक है, तो मूल आरंभन यही दिया है। देखो IBA और NAA, ये जो दोनों हार्मोन हैं, IBA और NAA का उपयोग तने की कलम में जड़ों के निर्माण को प्रारंभ करने के लिए करते हैं। तो ये मूल आरंभन जड़ों के निर्माण को प्रेरित करता है, और इसका उपयोग क्या है, जो कलम से पौधे बनाते हैं जैसे गुलाब वगैरह हैं, उनकी कलम में जड़ों को प्रेरित करने के लिए इन हार्मोन का उपयोग कर सकते हैं, IBA और NAA। मैंने आपको हार्मोन की अभी तक 3 बातें बताई है या 4 बताई। सबसे पहला, कोशिकीय दीर्घीकरण प्रेरित करता है। दूसरा, अंग निर्माण में मदद कर रहा है। तीसरा, शिखाग्र प्रधानिता यानी कि एपिकल डोमिनेंस बढ़ाता है। और चौथा, मूल आरंभन जड़ों के निर्माण को प्रेरित करता है। ये तो कुछ जरूरी, कुछ और चीजें देखिए। अगला और क्या है, आलू में प्रसुप्तता यानी कि पोटैटो डोरमेंसी। आप देखो जब हम आलू लाते हैं, आलू में आंखों जैसी संरचना होती है, और वो हमको मॉर्फोलॉजी में पढ़ाते हैं, वो कलिकाएं हैं। और वैसे आलू की ये कलिकाएं सुप्त होती है, डोरमेंट होती है, ऐसे वृद्धि नहीं करती। थोड़ा समय निकलने के बाद और अनुकूल परिस्थितियां मिलने के बाद आलू की उन कलिकाओं से हरा हरा तना निकलने लगता है, बाद में निकलता है। तो पोटैटो के ट्यूबर में डोरमेंसी होना हमारे लिए लाभदायक है, क्योंकि अगर कलिकाएं उग जाएंगी तो हम फिर आलू को खाएंगे, यूज कैसे करेंगे। तो आलू के अंदर भी प्रसुप्तता ऑक्सीन लाता है। देखिए एक है ये MH, मैलिक हाइड्रोजाइड। मैलिक हाइड्रोजाइड ये सब सिंथेटिक ऑक्सीजन है, एंड NAA भी सिंथेटिक ऑक्सीजन है। आलू के कंद की पार्श्व कलिकाओं में प्रसुप्ति लाते हैं, जिससे आलू लंबे समय तक संग्रहित कर सकते हैं। अगर आलू उगेगा नहीं तो लंबे समय तक रखा जा सकता है, भंडारण कर सकते हैं, संग्रह कर सकते हैं। तो ऑक्सीन आलू की कलिकाएं, ये पार्श्व कलिकाएं होती हैं, इनको सुप्त कर देता है, डोरमेंट कर देता है। ठीक है, जैसे वहां एपिकल डोमिनेंस में भी क्या कर रहा, शीर्ष कलिका को तो प्रेरित कर रहा, लेकिन साइड वालों को डोरमेंट कर रहा, तभी तो शीर्ष वाली बढ़ती। आलू में भी यही है, डोरमेंसी ऑक्सीजन की वजह से लाते हैं। इसका फायदा भी है कि आलू लंबे समय तक रखा जा सकता है। इसके बाद विलगन को रोकना, ये बड़ा अच्छा काम है। ठीक है, विलगन का मतलब है पौधों के फल या पत्तियां जो है पौधे से टूट के गिर जाती हैं, तो ये विलगन को रोकते हैं। IAA NAA पादप अंगों, फल, पत्तियों के असामयिक विलगन को रोकते हैं। देखो क्या होता है, हर पत्ती का एक आयु होती है, पत्ती बनेगी, एक समय तक रहेगी, और जब वो पुरानी हो गई, बूढ़ी हो गई, तो टूट के गिर जाती है। अगर वो पुरानी हो गई है और वो गिरे तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, नहीं आएगी ताकि। लेकिन कई बार पत्तियां नहीं है अभी, तो ऐसे फल हैं, फल अगर पूरा बन गया, पक गया और फिर गिरे तो अच्छी बात है। लेकिन समय पहले अगर गिर जाए तो नुकसान है, फल पूरा पका ही नहीं, बना ही नहीं। तो समय से पहले जो असामयिक विलगन हो जाता है, असामयिक विलगन को रोकता है ऑक्सीन। ऑक्सीन जो है पत्तियों को और फलों को आसानी से गिरने नहीं देता। जो तरुण पत्तियां हैं, तरुण फल हैं, उनको पूरा परिपक्व हो गया, और जब वो पूरी आयु निकाल लेते हैं, उसके बाद प्रौढ़ावस्था के बाद, या यूं कहें वृद्धावस्था कहो,
वहां फिर ये उसको गिरने के लिए अलाउ कर देता है, तब तो और बल्कि गिरने के लिए प्रेरित कर देता है, लेकिन असामयिक विलयन को रोकता है। ये बड़ा अच्छा लक्ष्य कार्य है इसका, ये पूछा भी जाता है, ध्यान रखना। इसके अलावा अनिषेचक फलन, अनिषेचक फलन का मतलब है बिना निषेचन के भी पुष्प का अंडाशय फल में बदल जाता है। अब क्योंकि निषेचन नहीं हुआ तो बीज नहीं बनेगा, लेकिन फल तो बन गया, और ऐसे फल बीज रहित होते हैं। ये कई बार हम मिलते, फल के अंदर बीज ही नहीं मिलते, बिना निषेचन के फल बन जाता है, पौधों में ऐसा होता है। और ऑक्सिन हार्मोन इसको बढ़ावा देता है। IAA के छिड़काव से बीज रहित फलों का उत्पादन किया जा सकता है। अनिषेचक फलन से बीज रहित फल बनते हैं, जैसे सोलेनेसी और कुकुरबिटेसी कुल के पौधे, जैसे टमाटर वगैरह हैं। टमाटर सोलेनेसी का पौधा है, तो ये सोलेनेसी और कुकुरबिटेसी पौधों में अनिषेचक फलन को प्रेरित करता है और बीज रहित फल बनाता है। ओके, ये ध्यान रखना, अनिषेचक फलन। उसके बाद में ऑक्सिन जाइलम निर्माण में प्रेरित करता है, जाइलम निर्माण को नियंत्रित करता है, जाइलम विभेदन, जाइलम बनने को नियंत्रित करता है। और पाइनएप्पल में पुष्पन की क्रिया, ये सब एनसीईआरटी की लाइन है इसलिए मैंने लिख रखी। ये जाइलम निर्माण को नियंत्रित करता है, पुष्पन की, पाइनएप्पल में पुष्पन की क्रिया प्रेरित करता है। बिल्कुल नाम भी ध्यान रखना, पाइनएप्पल अनानास जो होता है उसमें पुष्पन की क्रिया प्रेरित करता है। और अगर हम ध्यान रखें तो एक और ध्यान रखना, कोशिका विभाजन, ऑक्सिन कोशिका विभाजन में मदद करता है, कोशिका विभाजन में मदद करता है, जाइलम विभेदन में मदद करता है, नियंत्रित करता है, पाइनएप्पल में पुष्पन की क्रिया प्रेरित करता है, और ऑक्सिन प्रकाशानुवर्तन, फोटोट्रोपिक गति करता है। जो आपको वो वक्रता बताई थी ना, तो प्रकाश की तरफ गति करना ये ऑक्सिन के कारण ही तो हुआ था। तो ये पादप के विभिन्न भागों को प्रकाश की ओर गति करने, वक्रता प्रेरित करता है। तना, पत्तियां, ये सब हमेशा लाइट की तरफ वृद्धि करती है। तो ये कौन प्रेरित करता है? ऑक्सिन। इसी से तो उसकी खोज हुई थी कि प्रकाश की तरफ झुक जाता है। तो ये जो अलग अलग प्रकार के मैंने बताया, ये ऑक्सिन के कार्य हैं। ठीक है, थोड़ा सा अगर अपन इसको निष्कर्ष निकालें तो सबसे पहले, और ये बिल्कुल लिख लेना पॉइंट टू पॉइंट, क्या? कोशिकीय दीर्घीकरण, अंग निर्माण मॉर्फोजेनेसिस, एपिकल डोमिनेंस को बढ़ावा देना, इसके अलावा मूल आरंभन, जड़ों के निर्माण को प्रेरित करना, आलू के अंदर प्रसुप्तता लाना, विलयन को रोकना, इसके अलावा अनिषेचक फलन, बीज रहित फल बनाना, सोलेनेसी, कुकुरबिटेसी, जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है वही लिखें, कोशिका विभाजन में मदद करना और जाइलम विभेदन को नियंत्रित करना, पाइनएप्पल में पुष्पन की क्रिया प्रेरित करना, और पौधे के विभिन्न भागों में प्रकाश की तरफ गति को प्रेरित करना, प्रकाशानुवर्तनी गति। ये सब 7-8 जो कार्य हैं एक लिस्ट में लिख लीजिएगा, बस वही याद रखना है। ठीक है, ये इसके कार्य होते हैं, ये इसका उपयोग है। कभी कभी अच्छा, जो कुछ सिंथेटिक ऑक्सिन है अधिक मात्रा में जब इनको यूज करते हैं तो ये खरपतवार नाशी की तरह काम आते हैं और यूज भी किए जाते हैं। ये एक अतिरिक्त कार्य, अतिरिक्त भाग। और ध्यान रखना कि कृत्रिम ऑक्सिन खरपतवार नाशी के रूप में भी काम आते हैं। बस अपने को नाम याद रखने, 2,4-D, 2,4,5-T, ये द्विबीजपत्री या चौड़ी पत्ती वाली खरपतवार के लिए उपयोगी है और खरपतवार मुक्त गार्डन बनाने में काम आते हैं। यह है एनसीईआरटी का लाइन। 2,4-D, 2,4,5-T सिंथेटिक ऑक्सिन है, लेकिन ये खरपतवार नाशी की तरह भी काम आते हैं और इससे खरपतवार हटाते हैं। कौन सी वाली? डाइकोट की जो चौड़ी पत्ती वाली खरपतवार होती है वो हटती है इससे। और इसका उपयोग क्या है? गार्डन में फालतू में उगने वाले जो खरपतवार है उनको हटाने में काम आता है। ठीक है, वीडलेस लॉन, गार्डन बनाने में काम आते हैं, खरपतवार मुक्त गार्डन। इसी तरह से एक और नाम ध्यान रखना, डायोक्सिन, एजेंट ऑरेंज या जंगल डिफोलिएंट, अलग अलग नाम है। एजेंट ऑरेंज बड़ा फेमस नाम है। इसको जब पौधों पे छिड़क देते हैं ना तो पौधे की पत्तियां गिर जाती सारी और पौधा खत्म हो जाता है। इसका बड़ा अच्छा उदाहरण है कि जब वियतनाम और अमेरिका में युद्ध हुआ था तो अमेरिका ने इसको वियतनाम के जंगलों में डाल दिया था। वियतनाम में घने जंगल है और उन जंगलों की आड़ लेकर के सैनिक छिप जाते थे और अमेरिका पर अचानक हमला करते थे और वो देख ही नहीं पाते थे सैनिक कहाँ हैं, क्योंकि जंगल बहुत सारे थे। तो उन्होंने क्या किया, हवाई जहाज से इस एजेंट ऑरेंज को गिराया ताकि उन पौधों की पत्तियां सब गिर जाएं, पौधे खत्म हो जाएं। तो जंगल बिल्कुल खाली हो गए और अब वो सेना को छिपने की जगह नहीं मिली और वो आराम से पहचान में आ जाते थे।
मतलब युद्ध के चक्कर में बहुत सारे जंगलों को नुकसान किया गया। ये इकोलॉजी में भी पढ़ते हैं हम कई बार, एजेंट ऑरेंज के नाम से। ये सब खरपतवार नाशी है। बट ये जो खरपतवार नाशी, स्पेशली ये दोनों, ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों लेकिन डाइकोट पर काम करते हैं। इसकी अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये मोनोकोट को प्रभावित नहीं करते, एक बीजपत्री पौधों को प्रभावित नहीं करते हैं, डाइकोट को करते हैं। और दोनों नाम ध्यान रखना। तो सिंथेटिक ऑक्सीजन हर्बिसाइड या खरपतवार नाशी के रूप में भी काम आते हैं। तो ये जो मैंने आपको बातें बताई, ये सब ऑक्सीजन की बातें रही। एनसीईआरटी में भी देख लेते हैं जरा। वैसे सारी एक ही यही चीजें एनसीईआरटी में भी मिलेंगी। एनसीईआरटी में क्या कर रखा है कि सारे हार्मोन के खोज अलग लिख रखी है, कार्य अलग लिख रखे हैं। देखो, पादप वृद्धि नियामक, ये यहाँ पर मिलेगा पेज संख्या 247 पर। और इसमें वृद्धि नियामक की परिभाषा जो मैंने आपको शुरू में बताई है वो लिख रखी है, आप पढ़ लेना इसको। फिर पादप वृद्धि की खोज, अब इसमें ये ऑक्सीजन की खोज, डार्विन का कार्य दे रखा है। देखो कि ये लाइट दी, लाइट की तरफ झुक गया, काटा तो नहीं झुका, कैप लगा दी तो भी झुक गया। ठीक है, इस तरह से ये खोज के बारे में दे रखा है एक पैराग्राफ में, वेंट तक का दिया हुआ। देखो इसके बाद तो खैर अब ये दूसरा हार्मोन, इन्होंने क्या खोज पहले दे दी, ऑक्सीजन की खोज पहले दी, अब कार्य ऑक्सीजन के यहाँ दिए। ये ऑक्सीजन के कार्य, ये ऑक्सीजन के कार्यों को जब आप पढ़ोगे तो वही सारी चीज ले रख रखी है। कृत्रिम ऑक्सीजन कौन से क्या है, देखो जड़ों में मदद करते हैं, और ये पुष्पन में, और विलगन से बचाते हैं, सारी चीजें। एपिकल डोमिनेंस के बारे में लिख रखा है इसके अंदर, ये सारी चीजें देखो, ये दिखा भी रखा है यहाँ एपिकल डोमिनेंस के बारे में, पौधा कैसे सीधा बढ़ता है। ठीक है, ये सारी। और देखिए अनिषेचक फलन को प्रेरित करते हैं, जैसे टमाटर में व्यापक रूप से शाकनाशी के रूप में काम आता है 2,4-D को। ये द्विबीजपत्री खरपतवार को नष्ट कर देता है, लेकिन एक बीजपत्री को प्रभावित नहीं करता। ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई है एनसीईआरटी के अंदर ही दी हुई है, आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। तो ये तो हमने जो बात करी आपसे, ये ऑक्सीजन की बात करी कि ऑक्सीजन क्या है, कैसे उसकी खोज हुई, और किस प्रकार के कार्य की, फिजियोलॉजिकल कार्यों को ये नियंत्रित करता है, कहाँ ये मदद करता है। ठीक है, तो ये पूरा अच्छी तरह से पहला हार्मोन ऑक्सीजन, ध्यान रखिएगा। ऑक्सीजन के बाद में अब आते हैं हम दूसरा हार्मोन पर, यानी कि जिब्रेलिन पर। ऑक्सीजन एक इम्पॉर्टेंट मुख्य हार्मोन है। उसके बाद और भी कई हार्मोन्स का पता चला, जिसमें नेक्स्ट आता है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन की खोज भी बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से हुई है। जापान में कई शताब्दियों से कई सालों से चावल के अंदर एक रोग देखा जाता था, जिसमें चावल के जो छोटे छोटे पौधे होते थे, जब वो उगते थे, उनमें अचानक से खूब लंबी वृद्धि होती थी। और उस लंबी वृद्धि की वजह से लंबे तो खूब हो जाते थे, लेकिन वो बाकी और ज़्यादा वो स्वस्थ नहीं होते थे, नहीं वो फर्टाइल होते थे, और अल्टीमेटली वो मर जाते थे। और इसको फुलिश डिजीज़ कहा जाता था, बेकाने डिजीज़। बेकाने मतलब एक्चुअली वहाँ का जापानीज नाम है, मतलब एक मूर्खतापूर्ण कार्य कहते हैं कि इतनी ज़्यादा लंबाई में वृद्धि करना कि इसकी वजह से दूसरी कोई और वृद्धि न हुई, नहीं कोई जननांग बने, ना कोई रिप्रोडक्शन हुआ, कुछ नहीं हुआ, वो अल्टीमेटली मर जाते हैं। ठीक है, जिब्रेलिन का ये प्रभाव वहीं से आया। एक्चुअली क्या, वो जो रोग था वो एक कवक की वजह से था, और उस कवक से एक पदार्थ बनता था, और उस पदार्थ की वजह से एकदम से तने में लंबाई में काफ़ी वृद्धि होती थी, और वही पदार्थ अल्टीमेटली फिर पौधों का एक हार्मोन निकला। एक्चुअली जिब्रेलिन का प्रभाव देखिए 1 शताब्दी पहले जापान में ज्ञात हुआ, जब जापान के किसानों ने देखा कि कुछ धान के अंकुर, मतलब छोटे छोटे जो धान के पौधे होते हैं, इनके खेतों में तेजी से वृद्धि करके लंबे हो गए, लंबाई खूब बढ़ गई तथा कमजोर है बंदी हो गए। मतलब लंबाई तो खूब बढ़ी, लेकिन वो उतने कमजोर हो गए, स्टेराइल हो गए, बंदी, और अल्टीमेटली वो मर जाते हैं। ठीक है, यह पाया गया कि एक प्रकार का रोग था जिसे बेकाने डिजीज कहा जाता है, या इसे फुलिश सीडलिंग डिजीज, मूर्ख नवोद्भिद रोग कहा जाता है ना। इस तरह का कार्य एक तरह से मूर्खतापूर्ण कार्य है कि लंबाई में इतनी तीव्र वृद्धि होना जिससे कि अल्टीमेटली कमजोर होकर के मर जाते हैं। एक्चुअली ये जो रोग था ये एक कवक की वजह से देखा गया। जापानी रोग विशेषज्ञ क्यूरोसावा ने ये पाया कि ये रोग एक कवक जिब्रेला फ्यूजिकोराई की वजह से होता है। एक कवक है जिब्रेला फ्यूजिकोराई, उसके संक्रमण से ये रोग होता है, जिसमें पौधे अत्यधिक लंबे हो जाते हैं और अल्टीमेटली मर जाते हैं। ठीक है, इस कवक के अवयवों से स्वस्थ पादप में भी मूर्ख नवोद्भिद के लक्षण उत्पन्न किए जा सकते हैं। मतलब अगर ये कवक स्वस्थ पौधों में भी इसका संक्रमण करा दें तो उसमें भी वो लंबाई बढ़ा देता है और पौधों की मृत्यु तक हो सकती है। मतलब सामान्य स्वस्थ पौधों में भी फुलिश सीडलिंग डिजीज के लक्षण लाए जा सकते हैं अगर उसमें हम जिब्रेला फ्यूजिकोराई का इन्फेक्शन कराते हैं। तो जापान में
सैकड़ों वर्षों पूर्व या शताब्दी पूर्व इस रोग के बारे में जानकारी थी और ये एक रोग कवकों की वजह से होता था। अभी तक हार्मोन का कहीं जिक्र नहीं। कवक का एक रोग था ये, और कवक का नाम क्या? जिब्रेला फ्यूजिकोराई। अब इसके बाद एक और अन्य जापानी साइंटिस्ट याबुता आए। इन्होंने इस कवक से वो सक्रिय पदार्थ अलग किया जिसकी वजह से लंबाई बढ़ रही थी। ये कवक एक सक्रिय पदार्थ बनाता है जिसकी वजह से लंबाई बढ़ती है, और वो जिब्रेला कवक का नाम था। उसी से इस पदार्थ का नाम क्या कर दिया गया? जिब्रेलिन। और ये तो चलो कवक से पहले पता चला, बाद में पौधों के अंदर भी जिब्रेलिन से ही मिलता जुलता या इसी प्रकार के पदार्थ पौधों में भी मिले, और इसे अल्टीमेटली फिर पौधों का एक हार्मोन कहा गया जो पौधों में लंबाई बढ़ाने में मुख्य रोल अदा करता है। ठीक है, यही सब्सटेंस कवक भी बना रहा था, और उस कवक के संक्रमण की वजह से वो पौधों में लंबाई की वृद्धि हो गई। ठीक है, धीरे धीरे कई प्रकार के जिब्रेलिन खोजे जाने लगे, और अब तक करीब 100 से अधिक प्रकार के जिब्रेलिन्स को विभिन्न जीवों जैसे कवक और उच्च पौधों से पहचाना गया है। कवकों में भी मिला है और उच्च पौधों में भी मिला है। 100 से भी ज्यादा प्रकार के जिब्रेलिन अब तक खोजे जा चुके हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ये आता है कि भाई कौन सा ऐसा हार्मोन है जो कि एक रोग से पता चला। ये कवक जिब्रेला फ्यूजिकोराई से होने वाला एक रोग था, बेकाने डिजीज या फुलिश सीडलिंग डिजीज, जिसमें पौधे अत्यधिक लंबे हो जाते थे और कमजोर होकर के समाप्त हो जाते थे। बाद में पता चला कि ये कवक एक पदार्थ बनाता है जिसकी वजह से ये कार्य होता है, और ये पदार्थ पौधों में भी बनता है। इस पदार्थ को, क्योंकि वो जिब्रेला कवक का नाम था, उसी से इसका नाम क्या रख दिया गया? जिब्रेलिन। और अलग अलग इसी में ही कई अलग अलग तरह के स्वरूप मिले, और 100 से भी अधिक प्रकार के जिब्रेलिन मिल चुके हैं। जिब्रेलिन जो ये हार्मोन है ये अम्लीय प्रकृति का होता है, इसलिए आप कई बार देखेंगे कि इसको जिब्रेलिक एसिड भी बोला जाता है, GA, जिब्रेलिक एसिड। और इसके नाम GA1, GA2, GA3, GA4 ऐसे देते हैं। तो कई सारे हैं, इनको GA1, GA2, GA3 आदि नामों से जाना जाता है, लेकिन सभी जिब्रेलिन में सबसे कॉमन जो मिलता है वो है GA3। GA3 सबसे कॉमन है और सबसे पहले भी खोजा गया था। इनको 1, 2, 3 करके, और GA का मतलब है जिब्रेलिक एसिड, क्योंकि ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं, और 1, 2, 3 करके इनको नाम दिए जाते हैं। ठीक है, अब ये किससे बनते हैं और इनका प्रभाव क्या रहता है, हमें मेनली ये चीज ध्यान रखनी है। बहुत आसान सी चीज है, टू द पॉइंट कैसे खोजा गया है और ये क्या प्रभाव शो करता है, बस अपने को इतनी बात ध्यान रखनी है। ठीक है, पूर्व पदार्थ मतलब ये एसिटाइल कोएंजाइम ए, शरीर में, पौधों में, मानव में, जंतुओं में, सब में एसिटाइल कोएंजाइम ए पदार्थ बनता है। एसिटाइल कोएंजाइम ए से ही जिब्रेलिक एसिड बनता है। तो जिब्रेलिक एसिड का पूर्व पदार्थ प्रिकर्सर कौन है? तो एसिटाइल कोएंजाइम ए। संश्लेषण कहाँ होता है? तो ध्यान रखें, अंकुरित हो रहे बीजों में, जब बीज अंकुरण हो रहा है उस टाइम जिब्रेलिन अच्छे खासी मात्रा में देखा जा सकता है। इसके अलावा कलिकाओं में, तना, मूल, पत्तियां, सब में, पत्तियों में बन सकता है, तनों में, जड़ों में, कलिकाओं में, इनमें भी जिब्रेलिन का निर्माण देखा गया है, और अंकुरित हो रहे बीजों में भी देखा गया है। तो निर्माण कहाँ कहाँ होता है ये जगह का ध्यान रखना है। किससे निर्माण आरंभ होता है? एसिटाइल कोएंजाइम ए से। परिवहन कैसा है? तो ये अध्रुवीय है। आप याद कीजिए, ऑक्सीजन में मैंने कहा था ध्रुवीय है, वो शीर्ष पे बनता है और शीर्ष से नीचे की तरफ आता है, ध्रुवीय मूवमेंट है उसका। ये अध्रुवीय मतलब ये कहीं भी बन सकता है, ऐसा कोई शीर्ष पे बने जरूरी नहीं है। परिवहन इसका जाइलम और फ्लोएम द्वारा होता है, जबकि ऑक्सीजन कोशिका से कोशिका, मृदुतक कोशिका पैरेन्काइमा से एक से दूसरी कोशिका, दूसरे से तीसरी कोशिका में चलता है। ये वो संवहन जाइलम फ्लोएम द्वारा ज्यादातर परिवर्तित होता है और अध्रुवीय है, कहीं भी बन सकता है। ठीक है, इसके बारे में कुछ मुख्य बातें ध्यान रखनी। बहुत ज्यादा देखिए डिटेल में नहीं जाना, आप लोग को एनसीईआरटी ने भी हार्मोन क्या है और उसके प्रभाव क्या है, अपने को भी यही चीज ध्यान रखनी। अब हम इसके प्रभाव पर आते हैं। तो जिब्रेलिन के कार्य की प्रभाव या कार्य, पौधों में जिब्रेलिन 3 प्रमुख काम करता है। देखो छोटे छोटे तो बहुत सारे हैं, मैं आपको 3 इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ जो ध्यान रखना। सबसे पहले तो जिब्रेलिन की पहचान इसी से कि वो लंबाई बढ़ा देता है। और लंबाई कैसे बढ़ाता है? जो पर्व होते हैं, पर्व संध्या और पर्व तो जानते हैं, जो नोड होते हैं, इंटरनोड्स, उनकी लंबाई बढ़ाता है। तो पर्व की लंबाई बढ़ेगा तो तने की लंबाई ओवरऑल बढ़ जाएगी। तो सबसे मुख्य बात तो इसका क्या, तना और पत्तियों की वृद्धि। ठीक है, जिब्रेलिन तने की लंबाई और अन्य वायवीय भागों को दीर्घीकृत करता है, इलोंगेट करता है। इलोंगेशन इसका मुख्य कार्य, वही रोग में भी दिख रहा था, तने पौधे लंबे हो जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार ये तने एवं फलों का आकार बढ़ाता है, तनों का आकार भी बढ़ाएगा और फलों का भी आकार बढ़ाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना कि जिब्रेलिन का जड़ों पर कोई खास प्रभाव नहीं देखा गया।
जिब्रेलिन का वायवीय भागों में ज्यादा प्रभाव, तने की लंबाई बढ़ाता है, पत्तियों का आकार बढ़ाता है, फलों का आकार बढ़ाता है, लेकिन जड़ों पर इसका कोई खास प्रभाव नहीं देखा गया है। तो एक तो लंबाई बढ़ाने का, वृद्धि का काम करता है, तो ये वृद्धि हार्मोन है, ऑक्सीजन की तरह ये भी वृद्धि बढ़ाता है। दूसरी खास बात है बोल्टिंग, ये कुछ पौधों के अंदर देखा गया, इस पर क्वेश्चन भी आता है। बोल्टिंग है क्या चीज? देखिए, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनके अंदर पर्व बहुत छोटे होते हैं, पर्व और पर्व संधियां होती है तने में, पर्व संधियों से शाखाएं पत्तियां निकलती हैं, पर्व बीच के हिस्से को कहते हैं। अब कुछ पौधों में क्या पर्व बहुत छोटे होते हैं और एक पर्व संधि के ऊपर दूसरी पर्व संधि एकदम एक के ऊपर एक आ जाते हैं और पत्तियां बिल्कुल झुंड में आ जाती है। भाई पर्व होगा तो थोड़ा दूर दूर हो जाएगा, अब इनको क्या पर्व छोटे छोटे हो गए तो सारी पत्तियां एक साथ झुंड में आ गई और इस प्रकार की प्रवृत्ति को, पौधा छोटा सा और बड़ा घना दिखाई देता, खूब पत्तियां दिखती हैं, उसको कहते हैं रोजेट प्रवृत्ति। तो जो रोजेट प्रवृत्ति वाले पौधे हैं, उन पौधों में अगर हम जिब्रेलिन डालते हैं तो जिब्रेलिन उनके पर्व की लंबाई बढ़ा देता है। जिब्रेलिन तो वैसे लंबाई बढ़ाता है, तो ये पर्व की लंबाई बढ़ाता है, तो रोजेट पौधे लंबे हो जाते हैं। और जब ये रोजेट पौधे पर्व की लंबाई बढ़ने से लंबे हो जाते हैं तो इसी क्रिया को बोल्टिंग कहते हैं। तो जिब्रेलिन बोल्टिंग प्रभाव दर्शाता है कि जिब्रेलिन रोजेट पादपों में तने का दीर्घीकरण करता है, वही उसकी पर्व बढ़ाता है। उदाहरण पत्ता गोभी, चुकंदर। पत्ता गोभी और चुकंदर रोजेट पौधे हैं, उनमें क्या तने की पर्व ज्यादा नहीं होते और पर्व संध्या एक के ऊपर होकर पत्तियां बिल्कुल झुंड में आती। पत्ता गोभी देखो पूरा पत्तियों का ही तो पूरा वो का है, कली का है एक तरह की, उसमें एक के ऊपर एक बहुत सारी पत्तियां हैं, ठीक है। अब रोजेट पौधों में पर्वों की वृद्धि रुक जाती है। सामान्यतः रोजेट पौधों में पर्व वृद्धि नहीं करते और इसीलिए पत्तियां एक के ऊपर एक झुंड में आ जाती है, जैसे पत्ता गोभी में, ठीक है। और पत्तियां गठित रूप में विकसित होती हैं। इन पौधों में जनन अवस्था से पहले पर्व वृहद रूप से लंबे हो जाते हैं और तने की लंबाई वृद्धि करते हैं, इसी कार्य को बोल्टिंग कहते हैं। तो रोजेट पौधों में जिनमें नेचुरली पर्व बहुत छोटे छोटे रह जाते हैं और गठित झुंड में पत्तियां आती हैं, उनमें जिब्रेलिन के प्रभाव से पर्व लंबे हो जाते हैं और तने की लंबाई बढ़ जाती है। रोजेट पौधों का इस तरह से तने की लंबाई बढ़ना ही ये कार्य क्या कहलाता है? बोल्टिंग इफेक्ट। और ये बोल्टिंग इफेक्ट जिब्रेलिन पैदा करता है। बोल्टिंग नाम ध्यान रखना है, बोल्टिंग इफेक्ट कौन सा हार्मोन लाता है? तो जिब्रेलिन। तने की लंबाई, पत्तियों के आकार, फलों का आकार बढ़ाने का काम कौन करता है? जिब्रेलिन, ठीक है। उसके बाद में तीसरा एक महत्वपूर्ण कार्य बीज अंकुरण। जब भी हम बीज का अंकुरण करते हैं, बीज को डाला जमीन में, बीज अंकुरित होता है, तो आपको याद होगा बीज के अंदर संचित भोजन रखा जाता है, चाहे वो उसके बीज पत्रों में हो चाहे भ्रूणपोष में हो। बीजों के अंदर संचित खाद्य होता है और जब अंकुरण होता है तो उसी संचित खाद्य को, वो जो कि जटिल पॉलीमर होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के रूप में, प्रोटीन के रूप में, वसा के रूप में, तो अब इन संचित खाद्य को सरलीकृत करके उपयोग किया जाएगा श्वसन में और ऊर्जा बनाई जाएगी। उस ऊर्जा का वृद्धि में यूज होगा और पौधा तब तक संचित खाद्य काम में लेता है जब तक कि वो पहली पत्ती न बना ले। एक बार पत्ती बन गई तो फिर प्रकाश संश्लेषण शुरू हो जाता है, उसके बाद जरूरत नहीं है। तो अंकुरण के समय संचित खाद्य का उपयोग करने के लिए हमें उस संचित खाद्य को, जो कि जटिल बहुलकों के रूप में संचित होते हैं, उनको सरलीकृत रूप में बदलना होता है। इसके लिए कुछ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बनाए जाते हैं, वो एंजाइम उसका अपघटन करके हमें शर्करा या प्रोटीन या उपलब्ध कराते हैं। ये काम, इन एंजाइम को सक्रिय करने का काम जिब्रेलिन करता है। और इसलिए मैंने कहा था जिब्रेलिन जब बीज अंकुरण के समय हमें इसकी अच्छी खासी मात्रा मिलती है। बीज अंकुरण में जिब्रेलिन विभिन्न प्रकार के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के संश्लेषण को प्रेरित करता है और ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम संचित खाद्य का उपयोग करने में काम आते हैं, जैसे अमाइलेज, प्रोटीएज। अमाइलेज क्या करेगा? कार्बोहाइड्रेट अगर संचित खाद्य स्टार्च, तो वो स्टार्च का विघटन करेगा, पाचन करेगा, शर्करा बनाएगा और शर्करा को हम श्वसन में काम में लेंगे और पौधा उससे ऊर्जा प्राप्त करके वृद्धि करेगा। प्रोटीन मान लो संचित खाद्य है तो प्रोटीएज एंजाइम प्रोटीन का पाचन करेगा, अमीनो एसिड मुक्त करेगा और वो अमीनो एसिड से श्वसन के थ्रू ऊर्जा आएगी और उस ऊर्जा से वृद्धि होगी। तो बीजों में संचित खाद्य का उपयोग करने के लिए हमें कुछ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम चाहिए होते हैं। ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जिब्रेलिन इनके निर्माण को प्रेरित करता है, इसलिए हमेशा अंकुरित हो रहे बीजों के अंदर जिब्रेलिन की मात्रा बहुत अच्छी मिलेगी। तो बीज अंकुरण में मदद करेंगे, बोल्टिंग का प्रभाव दिखाते हैं, तने, पत्तियों और फलों की लंबाई बढ़ाते हैं, आकार बढ़ाते हैं। ये तीन मुख्य कार्य हमें जिब्रेलिन के ध्यान रखने हैं, ठीक है। अब इनकी वजह से हम जिब्रेलिन को आजकल कृत्रिम रूप से भी उपयोग करने लगे, तो कभी कभी इनके उपयोग के बारे में कुछ पूछ लिया जाता है तो उपयोग भी समझ लें। वैसे तो जो इसके फिजियोलॉजिकल कार्य हैं उसी को जब हम कृत्रिम रूप से यूज कर रहे हैं तो वो उपयोग हो जाते हैं। अब जैसे फल वृद्धि, जब मैंने कहा ये फलों के आकार में वृद्धि करता है
तो हम इसको फल वृद्धि में काम में ले सकते हैं। अब ये मानव द्वारा उपयोग है इसके। फल वृद्धि में क्या करते हैं, जैसे सेब के आकार और आकृति में बढ़ाने के लिए, एप्पल की साइज बढ़ाने के लिए जिब्रेलिन काम आता है। इसके लिए कंपाउंड तैयार करते हैं जिसको पोमालिन बोलते हैं, एप्पल एनलार्जर, एप्पल बढ़ाने वाला पोमालिन। इसमें दो हार्मोन का कॉम्बिनेशन है, एक तो जिब्रेलिन, वो भी GA4 GA7 का कमिश्रण है, और साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन इसके अगला हार्मोन आएगा वो। तो जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन को मिलाकर एक पोमालिन कंपाउंड बनाया जाता है, और ये जब एप्पल पर डाला जाता है तो एप्पल काफी बड़े आकार के होते हैं, तो एप्पल का आकार बढ़ाने में ये उपयोग आता है। अंगूर में अप्लाई करते हैं तो अंगूर के अंदर इनके गुच्छों की लंबाई बढ़ा देता है। तो एनसीईआरटी के दोनों पॉइंट ध्यान रखना। अब अंगूर में गुच्छों की लंबाई बढ़ जाएगी तो ज्यादा अंगूर पैदा होंगे, एप्पल का आकार बढ़ा सकते हो आप। तो फल वृद्धि में इसका काफी उपयोग होता है कृत्रिम रूप से। पोमालिन ध्यान रखना, जो पोम वर्ड आता है एप्पल के लिए, तो एप्पल का आकार बढ़ाने में ये जिब्रेलिन का और साइटोकाइनिन का मिश्रण होता है। और इसी तरह से अंगूर में भी जिब्रेलिन इनके गुच्छों का लंबाई बढ़ाने में काम आता है। ये इसका एक उपयोग है, बड़ा अच्छा उपयोग है, ध्यान रखना। इसी तरह से फलों के पकाव में देरी। हाँ, एक और चीज, जिब्रेलिन फल पकने की प्रक्रिया को धीमा कर देता है, और जब फल पकने की क्रिया धीमी हो जाती है तो फल लंबे समय तक पौधे पे लगे रहेंगे, और जब फल लंबे समय तक पौधे पे लगे रहेंगे तो हमें इनके भंडारण से लेकर इनको बेचने तक में समय मिल जाएगा। फलों में सबसे बड़ी दिक्कत यही तो है कि फल बहुत जल्दी पक जाते हैं, तो बहुत कुछ ही दिनों में पक जाते हैं, तो हम उतने ही दिन उसका संचय कर सकते हैं, फिर खराब हो जाते हैं, भंडारण नहीं हो सकता, बहुत नुकसान होता है। अगर फल धीरे धीरे पके, लंबे समय तक पौधे पे लगे रहें, तो हमें उसको संग्रह करने में, बेचने में, परिवहन करने में समय मिल जाता है, तो बड़ा फायदेमंद रहता है। तो जिब्रेलिन की सहायता से फलों के पकाव में देरी की जा सकती है, जिससे उनको पेड़ों से तोड़ने के कार्य को कुछ दिन आगे बढ़ा सकते हैं। जब धीरे धीरे पकेगा तो फल आपको कुछ दिनों बाद तोड़ने पड़ेंगे, तो जितने दिन लगे रहेंगे आपको उतना समय मिलता जाएगा। ठीक है, इस प्रकार फलों को पेड़ों पर लंबे समय तक के लिए छोड़ा जा सकता है, जिससे उनके बेचने की अवधि बढ़ाई जा सकती है। तो आर्थिक रूप से ये बड़ा उपयोगी कार्य है। फल जीर्णता में देरी कहते हैं, फल जो है पूरा पक जाता है तो अपने आप पौधा उसको गिरा देता है। ठीक है, वो फल जीर्णता और विलगन कहलाता है। लेकिन अगर फल पकेगा ही धीरे धीरे तो पौधे पे लंबे समय तक लगा रहेगा। तो अब हमारे पास अगर बहुत बड़े एरिया में फल लग रहे हैं, सारे एक साथ पक के गिर जाएंगे तो उनका उपयोग करना, उनको बेचना बड़ा मुश्किल है, बहुत सारे खराब हो जाते हैं। अगर धीरे धीरे पकेंगे तो हमारे लिए उनको रखने का, उनको बेचने का समय मिल जाएगा, नुकसान कम होगा हमारा। इसीलिए इनको पकाव में देरी के लिए भी जिब्रेलिन काम में लेते हैं। तो फल का आकार बढ़ाने में, फल के पकाव में देरी, इन ऐसे कामों में हमारे लिए जिब्रेलिन बड़ा यूज होता है। उसके बाद माल्ट उपज, मैंने आपको बताया था बीज अंकुरण में ये अमाइलेज, माल्टेज, प्रोटीएज जैसे एंजाइम के निर्माण को प्रेरित करते हैं। ठीक है, अब ये अमाइलेज जो होता है ये आजकल शराब उद्योग में काम आता है। जो हुआ, और भी कई तरह के कार्बोहाइड्रेट पदार्थ हैं, जो सबसे ज्यादा, इसको क्रश करके इसका माल्ट बनाते हैं। ठीक है, और फिर इसका माल्ट जो है इसका किण्वन करा के अल्कोहल बनता है। तो वहां एंजाइम की जरूरत पड़ती है माल्ट बनाने में। तो GA3 जो जिब्रेलिन का उपयोग शराब बनाने के उद्योग में माल्टिंग प्रक्रम को तीव्र करने में काम आता है, क्योंकि ये मैंने आपको बताया था बीज अंकुरण के समय भी जो कार्बोहाइड्रेट, जो स्टार्च हमारा संचित खाद्य है, उसका विघटन करने का जो एंजाइम है अमाइलेज वगैरह, उसके निर्माण को बढ़ाता है। तो हम इसी जिब्रेलिन का उपयोग कर रहे हैं माल्ट बनाने में। माल्ट जल्दी बनेगा जिब्रेलिन का यूज करने पर, एंजाइम बढ़ेगा, एंजाइम बढ़ेगा तो माल्ट जल्दी बनेगा, और माल्ट जल्दी बनेगा तो शराब की उपज बढ़ेगी, तो शराब की मात्रा, शराब के निर्माण को तीव्र किया जा सकता है। ये वही बीज अंकुरण वाला जो प्रभाव है उसी को हम कृत्रिम रूप से यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये फलों का काम हो गया, ये माल्ट का काम हो गया। एक दो एग्जांपल और है गन्ने में। अब गन्ने में तो जिब्रेलिन का बड़ा उपयोग है। जिब्रेलिन तने की लंबाई बढ़ा देता है, और जिस पौधे का तना काम आता है उसमें तो जिब्रेलिन का सबसे बढ़िया यूज। अब बाकियों में तो फल फूल काम में लेते हैं, लेकिन गन्ने का तो तना ही काम आता है ना, तने में ही तो उसका शर्करा संग्रहित है। अब हम जिब्रेलिन से अगर तने की लंबाई बढ़ा देते हैं, गन्ने की लंबाई बढ़ा दी, तना गन्ने बड़े बड़े लंबे लंबे हो गए, तो हमारी उत्पादकता बढ़ जाती है और काफी अच्छी बढ़ती है। तो गन्ने के अंदर ध्यान रखें, तने में कार्बोहाइड्रेट शर्करा के रूप में संचित होता है, और जिब्रेलिन का छिड़काव किया जाता है तो तने की लंबाई बढ़ जाती है। इसके परिणाम स्वरूप गन्ने में शर्करा की मात्रा बढ़ जाएगी और इसकी गन्ने की उपज बढ़ जाती है। ऐसा देखा गया है कि लगभग 20 टन प्रति एकड़ की वृद्धि कर सकते हो आप जिब्रेलिन का इस्तेमाल करके गन्ने की पैदावार, क्योंकि गन्ने में तना ही काम आता है और जिब्रेलिन का ज्यादा उपयोग तने को लंबा करने में ही है। तो इसका बहुत अच्छा यूज किया जा सकता है और तने की पैदावार 20 टन प्रति एकड़ तक बढ़ाई जा सकती है, ज्यादा ली जा सकती है।
ठीक है। और एक और चीज है तीव्र परिपक्वता, ठीक है। कई ऐसे पौधे हैं विशेष रूप से जिम्नोस्पर्म, कॉनिफर्स एक प्रकार के जो शंकुधारी पौधे होते हैं उनमें, तो जो तरुण कॉनिफर्स में जिब्रेलिन तीव्रता से वृद्धि करता है और वो शीघ्र परिपक्व हो जाते हैं। कॉनिफर्स वैसे बहुत धीमी वृद्धि करते हैं, लेकिन जिब्रेलिन उनकी वृद्धि को बढ़ा देता है। इन कॉनिफर्स को बागानों में तैयार किया जाता है, पहाड़ों में लगाया जाता है, तो जिब्रेलिन की सहायता से उनको जल्दी बड़ा किया जा सकता है, जल्दी परिपक्व कर सकते हैं। पहाड़ों पे जहाँ वन कम हो रहे हैं वहाँ ये काम आ सकता है, ठीक है। जिब्रेलिन आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण बीजों की शीघ्र एवं तीव्र उपज के लिए उपयोगी है। मतलब जो जैसे शंकुधारी वन या और भी जो भी आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण बीज हैं, उनका जल्दी अंकुरण, जल्दी बड़ा होना, जल्दी परिपक्व करने में जिब्रेलिन मदद करता है। तो ये सब इसके उपयोग हैं। तो जिब्रेलिन के पौधों में क्या काम है और हम इसका क्या यूज कर रहे हैं। पौधों में 3 काम बताए, तने की लंबाई बढ़ाना, पत्ती और फलों का आकार बढ़ाना, पहला काम। दूसरा काम है बोल्टिंग, कि छोटे छोटे रोजेट पौधों को लंबा कर देना, वो मिलता जुलता ही काम है। और तीसरा है बीज अंकुरण में मदद करना, बीज के संचित खाद्य को उपयोग करवाने में मदद करता है। अब इन्हीं का यूज हम कृत्रिम रूप से क्या कर रहे हैं, फल के आकार बढ़ा रहे हैं, जिसमें हमें एक तो एप्पल का एग्जाम्पल ध्यान रखना और एक अंगूर का। फल का आकार बढ़ा रहे हैं, फल को पकाव में देरी करवा रहे हैं, फल धीरे धीरे पकेंगे तो हमें उनको बेचने के लिए समय मिल जाता है। इसके अलावा माल्ट, शराब उद्योग में माल्ट निर्माण में जिब्रेलिन का उपयोग होता है। गन्ने की पैदावार बढ़ा सकते हैं और कई अच्छे महत्वपूर्ण बीजों को जल्दी उनको उगा करके जल्दी परिपक्व करा करके पौधे तैयार कर सकते हैं। ये सब उनके कुछ कृत्रिम उपयोग हैं जो जिब्रेलिन के देखे गए हैं। तो जिब्रेलिन बहुत आसान सी चीज़ है। मेन इनके जो पॉइंट्स हैं वो अपने को याद रखने हैं। बाकी इसकी खोज कैसे हुई है वो ऐतिहासिक महत्व की चीज़ें थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो कवक से प्राप्त किया गया था, लेकिन पौधों में कई तरह के जिब्रेलिन मिले हैं। ऑक्सिन के साथ जिब्रेलिन, ये दोनों जो हैं ग्रोथ प्रवर्धक में आते हैं, ग्रोथ स्टिमुलेट करने में काम आते हैं।